मेन यहाँ पे वकीलों के पास में 3 मुद्दे आते हैं जो यंग वकीलों को अपने रेजोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। पहला, नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक इशू सामने आया है जिसमें एक यंग एडवोकेट के द्वारा अपनी रिट पिटीशन फाइल करी गई है अंडर आर्टिकल 226 के अंदर, और ये मांग करी गई है कि हम जो है एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं पुडुचेरी के अंदर, लेकिन हमारे को जो भी रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल कराने चाहिए बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के द्वारा, वो रिसोर्सेज बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं कराए जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे हम अगर बात करें यंग एडवोकेट्स के तौर पे, तो हम जो है किसी सीनियर एडवोकेट के पास अपना काम करते हैं और सीनियर एडवोकेट्स अपना काम सारा का सारा हमसे करवाते हैं, हम डेडिकेशन के साथ सारा का सारा काम करते हैं, लेकिन बदले में हमारे को क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि जितना हमने मिनिमम काम करा है उसका हमारे को मिनिमम पे मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिलता है। इनफैक्ट जो बार काउंसिल ऑफ अलग अलग स्टेट्स हैं, इनफैक्ट जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और अलग अलग स्टेट की जो बार काउंसिल्स हैं, उनके द्वारा भी इतना टाइम पीरियड हो गया है, कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया है कि एटलीस्ट एडवोकेट एसोसिएशन अपना जो फंड होता है, जो बार काउंसिल जो है हर स्टेट बार काउंसिल अपना पैसे लेते हैं नए नए वकीलों से जो अपना एनरोल्ड करवाए जाते हैं, और उस फंड में से भी यंग एडवोकेट्स को कोई भी तरह का बेनिफिट नहीं दिया जाता है, और ये उनकी जिम्मेदारी है। और एज पर सेक्शन 6 ऑफ एडवोकेट एक्ट के अंदर हम बात करें तो ये जिम्मेदारी बार काउंसिल की भी बनाई गई है कि वो ये सारी की सारी जिम्मेदारी अपनी पूरी कर पाए, और जो यंग एडवोकेट्स हैं उनको जो है अपना पैसा हर महीने के महीने बेसिक पे के तौर पे दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जाता है। अब इसके अपना सॉल्यूशन के लिए यहां पर एक पुडुचेरी के एडवोकेट ने यहां पर पिटीशन फाइल करी है, और ये अपने जजमेंट की कॉपी है, और ये जजमेंट की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक होगा मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगा, आप लोग डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे इस जजमेंट की कॉपी आपको मिल जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जो कि अब नया 2024 के अंदर ये नया इशू रेज करा गया है। केस का नाम है फरीदा बेगम वर्सेस, यहां पे इतनी सारी पार्टीज बनाई गई हैं, पुडुचेरी सरकार को एंड सेक्रेटरी को, होम मिनिस्ट्री के, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, लॉ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को पार्टी बनाया गया है, चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। और यहां पे एक और इशू रेज हुआ था, जो ये बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु यहां पे लिखा है ना, यहां पे एक और इशू रेज हुआ था कि देखो हम पुडुचेरी के एडवोकेट है, तो हमारे ऊपर बार काउंसिल कौन सा एम्पैनल्ड होगा कि हम जो है कौन से बार काउंसिल के पास दरवाजे पे खटखटाएंगे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, क्योंकि हम जाते हैं बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु के पास में तो वो तो मना कर देते हैं कि सॉरी हम आपका काम नहीं करेंगे, आपका जुरिडिक्शन हमारे पास में नहीं आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका भी अपना सॉल्यूशन मद्रास हाईकोर्ट साहब आप दीजिए। तो यहां पे मद्रास हाईकोर्ट ने भी क्लियर रूप से ये बोला है कि देखो जो पुडुचेरी के एडवोकेट्स हैं उनका गवर्नेंस किसके पास में आता है, बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु के पास में आता है। तो तमिलनाडु जो बार काउंसिल मना कर रही है, निगलेक्ट कर रही है कि हम जो है पुडुचेरी वाले वकीलों को कोई भी यहाँ पे इनका कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, वकीलों के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, हम उसका सुलटारा नहीं करेंगे, सॉल्यूशन हम नहीं देंगे। तो इसके एडवर्स में यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट ने क्लियर रूप से बात बोली है कि नहीं, बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु ही इनके सारे के सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे, और जो पुडुचेरी के एडवोकेट्स हैं वो अपना मद्रास हाईकोर्ट के अंदर ही गवर्नड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट में बोली गई है। तो ये सारी पार्टीज अपनी बना रखी है, मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूं। और यहाँ पे प्रेयर यहाँ पे लगाई गई है कि देखो अब इतनी सारी प्रॉब्लम हमारे को फेस करने को मिली है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे 25 लाख रुपए का, हम जो यहाँ पे 25 लाख रुपए का कंपनसेशन की मांग करते हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पे हम कॉस्ट भी हमारे को दिया जाए, या फिर जो भी आप सुटेबल मद्रास हाईकोर्ट साहब आप जो चीज समझते हैं उसके फेवर में हमारे को ऑर्डर पास करिए। तो ये अपना प्रेयर इन्होंने लगाई गई है पिटिशनर के द्वारा। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। पेज नंबर अगर मैं इस जजमेंट का 6 खोलूंगा तो आप लोग भी अगर जजमेंट की कॉपी पढ़ना चाहो ना तो इस बात पे गौर करिएगा। यहां पे मद्रास हाईकोर्ट ने, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है कि देखो जो भी अपना यंग एडवोकेट्स होते हैं, देखो ये सच्ची बात है, हर एक कोर्ट है, भले वो अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या हाई कोर्ट है या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सभी लोग ये बात जानते हैं कि यहां पर जो यंग एडवोकेट्स आते हैं इनको परेशानी होती है, क्योंकि जो जजेस हैं उनका भी तो जर्नी अपना कहीं ना कहीं एलएलबी करने के बाद स्टार्ट हुई है। अब एलएलबी करने के बाद जो स्टार्ट जर्नी होती है, जर्नी हर किसी की जो स्टार्ट होती है वो इनिशियल स्टेज में बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए बोला जाता है कि एलएलबी करना तो ईजी है, लेकिन अपनी वकालत को चलाना वो मुश्किल टास्क होता है। ऐसी हर कोई प्रोफेशन के अंदर, आप कोई भी प्रोफेशन में जाके देखोगे, एक ना एक पॉइंट या एक ना एक स्टेज ऐसी आएगी जो आपको कंटिन्यूएशन के अंदर बरकरार रखनी बहुत जरूरी होती है। ऐसी हमारे वकालत में होती है। लेकिन मुद्दे वाली बात ये नहीं है, मुद्दे वाली बात ये है कि अब कोई जूनियर एडवोकेट किसी सीनियर के पास काम कर रहा है, तो इसमें सीनियर एडवोकेट की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप उनसे अपना काम करवा रहे हो, सारा का सारा वो आपको डेडिकेशन के साथ अपना काम करके दे रहे हैं, देन इन रिटर्न वो अपनी एक्सपेक्टेशन रखता है एक जूनियर एडवोकेट कि मेरे को एक बेसिक अमाउंट तो मिलेगा ताकि मैं अपना आने जाने का खर्चा हो गया,
मेरा लाइवलीहुड का जो भी खर्चे हो गए वो एटलीस्ट मेरे पूरे हो पाएंगे, लेकिन वो भी नहीं दिया जाता है। इसके कंटेक्स्ट के अंदर यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट ने एक बहुत क्लियर शब्दों में एक बात बोली है जो मेरे हिसाब से किसी भी हाईकोर्ट ने, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कभी ये बात नहीं बोली है। इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि अगर यहाँ पे विदाउट पेमेंट जो भी कोई काम किया जाता है, ठीक है, वो एक्सप्लॉइटेशन तो है ही, लेकिन ये साथ में वायलेशन भी है ऑफ द फंडामेंटल राइट एनरिच्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं बेसिक पे, बेसिक वर्क। तो ये आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी है, क्योंकि जो अपने यंग लॉयर्स होते हैं, आप उनको काम करवा रहे हो विदाउट पेमेंट, देन ये उनका अपना वायलेशन भी है। तो इस चीज के लिए एक बात हमारे को सिंपल सी समझ में आती है कि यहां पे रिट पिटीशन फाइल करके यहां पे आप रिट ऑफ मैंडेमस इशू भी करवा सकते हो, ठीक है। और आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन, अगर कोई प्राइवेट, अगर आप कोई सरकारी विभाग के अंदर काम कर रहे हो तो रिट ऑफ मैंडेमस जब इशू हो तो सकती है। बट यहां पे मुद्दे वाली बात आती है कि अगर आप कोई भी किसी भी नॉर्मल प्राइवेट एडवोकेट के पास अपना कोई भी वकील साहब का अपना चैम्बर है, तो उस केस में आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो है, बट उसमें कोई रेमेडी आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो रिट ऑफ मैंडेमस है ये इशू करी जाती है सरकारी विभाग के ऊपर, ना कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर। तो इस केस में यहां पर जो कोर्ट्स अपनी डायरेक्शंस देती हैं, जब मैं आपको एक अभी स्टेटमेंट मैंने बोली थी कि आपको जो है ये कभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये स्टेटमेंट कभी नहीं बोली कि इट इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। इट इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ अ रेमेडी। अगर आपको इसके बारे में कोई रेमेडी अवेलेबल है तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि अगर कोई भी प्राइवेट अपना एडवोकेट है वो अगर हमारे को एज अ जूनियर एडवोकेट के तौर पे बेसिक पे नहीं देते हैं तो क्या ये अपना फंडामेंटल राइट का वायलेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि यहां पे मैंने आपको मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट यहां पे साफ तौर पे दिखाया है। लेकिन मुद्दे वाली बात यह है कि अगर कोई भी प्राइवेट एडवोकेट ऐसा करते हैं तो उनके अगेंस्ट में या एडवर्स में हम क्या रेमेडी पा सकते हैं? आप लोगों को क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे बताइएगा। फिर इसके रिगार्डिंग मैं अपना एज पर द लॉ क्या क्या आपको जानकारी दूंगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर या आने वाली कोई वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम आप लोगों के लिए एक ये रिसर्च वर्क है कि इसके बारे में जो भी आपको डाटा कलेक्ट करके मिलता है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। चलो अब हम मुद्दे की बात करते हैं। तो यहां पे भी अपना मद्रास हाईकोर्ट ने ये सुओ मोटो के तौर पे ये बताया है, एंड साथ में ये भी एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो भी पुडुचेरी के एडवोकेट्स हैं वो सुपरविजन किसकी होगी? बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी की। तो जो पुडुचेरी के एडवोकेट्स हैं वो भी इसके साथ में गवर्न रहेंगे। और यहां पे ये भी बोला देखो एज पर सेक्शन 6 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 यहां पे भी बार काउंसिल ऑफ स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अपनी क्या है ड्यूटी है कि जो भी वेलफेयर फंड आप अपना इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द एडवोकेट्स जो आपको ठीक लगता है वो आपको अपना काम करना पड़ेगा, वरना वो फंड जा रहा है तो कहां पे जा रहा है, किस चीज के लिए वो फंड इस्तेमाल में हो रहा है, इसके बारे में एडवोकेट्स को, इनफैक्ट जो स्टेट एडवोकेट्स हैं जो एनरोल्ड है भाई उनको तो बताना चाहिए, लेकिन नहीं बताया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग यहां पे ड्यूटी को याद दिलाने का काम मद्रास हाईकोर्ट ने किया है। अब इसके रिगार्डिंग इसके बारे में और कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। मेन यहां पे 3 इश्यूज आते हैं। मेन यहां पे वकीलों के पास में 3 मुद्दे आते हैं जो यंग वकीलों को अपने रेजोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। पहला कि जो अगर कोई भी अपना लॉ स्टूडेंट है वो अपनी एलएलबी पूरी करके अपना जब पूरी कर लेता है तब उसको हम बोलते हैं वो लॉयर बन चुका है, फिर वो अपनी बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट करवाने जाता है, तो वो जो एनरोलमेंट करवाने जा रहा है उसकी फीस बहुत ज्यादा हाई होती है। इसके रिगार्डिंग इसका रेजोल्यूशन क्लियर कट होना बहुत जरूरी है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी केस भी चल रहा है, जो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये चीज बताई भी है, अपडेट भी बताई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने यहाँ पे क्या जजमेंट आया है। सेकंड यहाँ पे जो इशू है कि अब कोई अपना जो लॉयर है वो अपना स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाने के बाद वो टेम्परेरी एडवोकेट बन जाता है, उसको अपना परमानेंट एडवोकेट बनने के लिए एआईबी का एग्जाम देना पड़ता है। एआईबी एग्जाम के लिए जो फीस होती है उसका भी रेजोल्यूशन होना चाहिए कि एक मिनिमम फीस होनी चाहिए। तीसरा इशू कि अब अगर कोई अपना एआईबी क्लियर करने के बाद जब वो एडवोकेट बन चुका है, अब उसको काम दिलाने का काम, उसको काम मिलने का जो एक प्रोसेस होता है, इसमें भी इनिशिएटिव यहाँ पे अपना बार काउंसिल का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अब आप लोग सोच रहे हैं सर आप तो बहुत अजीब बात कर रहे हो, क्यों अजीब बात है? इसमें यहाँ पे जिम्मेदारी होनी चाहिए किस चीज की? एक सिस्टमेटिक काम की, कि बार काउंसिल जो है अपना पैनल्स, एडवोकेट्स के अपने पैनल बनाए, एक एग्जाम कंडक्ट करवाए कि आप एक एग्जाम दो और जिसके जैसे जैसे स्कोरिंग आएगी हम उसको वैसे वैसे एडवोकेट्स अलॉट कर देंगे। आपको काम भी अच्छी जगह पे सीखने को मिलेगा, आपकी काबिलियत के तौर पे कि आप अपने आप को अच्छा वकील मानते हो कि हम पढ़ाई लिखाई अच्छे से करके आए हैं, और एक अच्छे ऑफिस आपको मिले, एक अच्छा गाइडेंस आपको मिले। तो जो अच्छा ऑफिस वो जब भी तो मिलेगा कि जब आपको परफॉर्मेंस आपकी जैसी रहेगी, तो जो पैनल वाले एडवोकेट्स हैं वो भी खुश होंगे कि हाँ यार हमारे को जो एडवोकेट मिल रहा है वो बहुत बढ़िया नया नया यंग एडवोकेट मिल रहा है, ऐसा ही नहीं मिल रहा है कि इसको कुछ आता जाता तो है नहीं, मैं इसको काम कैसे सिखाऊंगा, एक अच्छा एडवोकेट मिल रहा है, उनका भी फायदा, और जो काबिलियत वाले अच्छे एडवोकेट है उनका भी फायदा है हुआ। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो हम बात करते हैं कि हमारे को काम नहीं मिलता है, सिखाने वाला कोई नहीं है, ये जो अपनी बात है ये जड़ से खत्म हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी बहुत जरूरी है, जिसपे इनिशिएटिव जल्द से जल्द देना बहुत जरूरी है। और एडवोकेट्स का जो अपना
जो माहौल है वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी सुधरेगा, क्योंकि यंग एडवोकेट्स के पास गाइडेंस करने वाला कोई पोर्शन नहीं होता कि मेरे को कौन से एरिया में जाना चाहिए, सिविल में जाना चाहिए, क्रिमिनल में जाना चाहिए, मैट्रिमोनियल में जाना चाहिए, टैक्सेशन में जाना चाहिए, आईपीआर में जाना चाहिए या फॉरेंसिक के अंदर जाना चाहिए। बहुत सारे डोमेन्स होते हैं लेकिन पता ही नहीं है। तो इस चीज के लिए अगर कोई सीनियर अच्छा खासा, साइबर लॉ के अंदर भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया है, तो किस चीज में मेरे को जाना चाहिए, तो अगर हमारे पे ये गाइडेंस बार काउंसिल की सुपरविजन में ये मिलेगी तो बहुत बढ़िया काम होगा। बट अभी इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। आपका क्या सजेशन है? ये सारे पॉइंट्स को सुनने के बाद में प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा कि मेरे द्वारा जो ये बात बताई गई है, ये कोई बोला नहीं है कोर्ट वोट ने, किसी भी कोर्ट ने नहीं बोला, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि क्या ये वकीलों के जो अपना साइकिल है, लाइफ की साइकिल है, क्या वो अच्छे से रन कर पाएगी? अगर यहाँ पे पैनल वाला जो लिस्ट, एक एग्जाम 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए की फीस रख दो, बात खत्म। कि उसमें बार काउंसिल का भी फायदा हो जाएगा कि उन्होंने इतनी मेहनत करी है, वकीलों को अपना पैनल में जोड़ा है, तो उसके लिए इसके लिए एक अमाउंट बनता है, एग्जाम के बाद बच्चों को अपना नौकरी मिलती है, बात खत्म। ये बहुत बेस्ट तरीका होगा। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, तो आपका क्या मानना है एक बारी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है और जो भी जानकारी मैंने अपनी प्रोवाइड करी है जजमेंट के माध्यम से, 10 नई बातें मैंने आपको बताई है, ठीक है, तो आप लोग क्या मानते हो उसका कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो को अगर पसंद आती है लाइक एंड शेयर लोगों को जरूर करिएगा, यंग वकीलों को जरूर करिएगा। साथ ही में जो लोग अपनी जुडिशरी की तैयारी करते हैं, जिनका मेन फोकस है कि मेरा को एग्जाम निकालना है, तो आने वाले कुछ टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप लोग स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा हमारा पोस्टर, ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन है, लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो यहाँ पे अलग अलग बैचेस आपको सब्जेक्ट वाइज मिलते हैं। आपको लगता है कि मैं सीआरपीसी में वीक हूँ, आईपीसी में वीक हूँ, या एविडेंस में वीक हूँ, या सीपीसी में वीक हूँ, या माइनर लॉज में वीक हूँ, या फैमिली लॉ में वीक हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में वीक हूँ, एनी सब्जेक्ट, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।